अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब पाले खिंच गए हैं और गठबंधन की तरफ अलग अलग दल मूव होने लगे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, एक पार्टी है जिसने सबका मामला फंसा दिया है। वो पार्टी खुद न जीतेगी लेकिन किसी को भी हराने की क्षमता आज भी रखती है। और उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट के रास्ता निकलने के लिए जो कुंजी है, मास्टर की है, वो उसी पार्टी के पास है और उसी नेता के पास है। तो आपके मन में प्रश्न भी होगा और शायद उसका बहुत से लोगों के पास जवाब भी होगा। मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने सबसे पुअर परफॉर्मेंस के बावजूद 12.5% का वोट शेयर लास्ट असेंबली इलेक्शन में मायावती के साथ था। ये एक सच्चाई है। शायद यही कारण है कि चाहे इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए अलायंस हो, सबकी निगाह उत्तर प्रदेश में किस पर निर्भर है? मायावती पे। यही उनकी रेलिवेंसी है और यही उनकी राजनीतिक ताकत है। आज हम डिबेट में समझेंगे कि मायावती एक्चुअली में क्या चाहती है। आज डिबेट इसी विषय में। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में महाजुटान शुरू हो गया है, लेकिन मायावती की भूमिका अभी भी अस्पष्ट है। मायावती क्या चाहती हैं यह न तो इंडिया अलायंस डिकोड कर पा रहा है और न भारतीय जनता पार्टी। शायद उत्तर प्रदेश के नेताओं की यही कार्यशैली है कि अक्सर वो दिल्ली को असमंजस में और कई बार झांसे में रखते हैं। यही यूपी के नेताओं की क्वालिटी है। अब सवाल सीधे आ जाते हैं इस बात पर कि आखिरकार मायावती क्या चाहती हैं, क्या चल रहा है उनके मन में और उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। मायावती का ही पॉलिटिकल मूव बहनों भाइयों ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कौन गठबंधन ज्यादा भारी होगा। मायावती का ही पॉलिटिकल मूव दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा, उत्तर प्रदेश से कौन अधिक ताकत लेकर जाएगा, इस बात पर सर्वथा निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में कितना भी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस नीचे गया हो, महज एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, लेकिन उनके पास 10 लोकसभा के सांसद हैं, 12.5% का 12.5% का वोट शेयर आज भी मायावती के साथ उनके पुअरेस्ट यानी वर्स्ट परफॉर्मेंस पर भी उनके साथ खड़ा हुआ है। यहां 2-3% में बड़े बड़े खेल हो जाते हैं। 2-2% की बिरादरी वाले नेता आसमान सर पे लेकर घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सरकार बनाने बिगाड़ने का दावा करते हैं, और वहीं 12.5% वोट शेयर वाली मायावती खामोश बैठी हुई है। वो ना तो बीजेपी पर हमलावर हैं और ना कांग्रेस पर हमलावर हैं। उनको दोनों से समान डिस्टेंस बनाए हुए हैं। लेकिन मायावती ने 2022 में जो पॉलिटिकल मूव किया, हम जीते न जीते तुम्हें जरूर हराएंगे, समाजवादी पार्टी को या तो अल्पसंख्यक उम्मीदवार दिए या सजातीय उम्मीदवार उतारे। नतीजा ये हुआ कि 125 सीटों पर समाजवादी पार्टी का ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया। इस बार क्या करने वाली बहन जी? और बहन भाइयों, बहन जी के न लड़ने का परिणाम आपने घोसी में देखा। लास्ट असेंबली इलेक्शन में घोसी के भीतर मायावती की पार्टी यानी बीएसपी ने 54,000 वोट सिक्योर किए थे। इस बार वो वोट खुले थे, लावारिस थे। इसका बहुत बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को घोसी में मिला। अब जब मायावती पार्लियामेंट का इलेक्शन है कि बट श्योर है कि लड़ेंगी। अगर वो अकेले लड़ती हैं तो क्या इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचाएंगी, और या अकेले दम वो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उसका रास्ता रोकने में कामयाब होंगी। मायावती इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई इमोशंस की राजनीति नहीं करती हैं, न संबंधों की राजनीति करती हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल नेता हैं और वो सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान देती हैं, अपना इंटरेस्ट। उनका और उनकी पार्टी का इंटरेस्ट किस में निहित है, उनका उद्देश्य सिर्फ एक रहता है। और आज भी बहनों भाइयों, जब आप अपने सबसे पुअरेस्ट परफॉर्मेंस में भी खड़े हों और आपके पास 12.5% का वोट शेयर हो, तो आपकी निगोसिएशन कैपेसिटी कितनी बड़ी हो जाती है, ये देखना है। और सीखना है तो मायावती सीखना है। लोग भले कहते हैं कि उनकी पॉलिटिकल रेलिवेंसी कम हुई है। कहां से कम हुई भाई? नंबर ऑफ एमएलए जरूर कम हुए, वो राजनीति में होता रहता है।
मैं मायावती का कोई प्रशंसा के लिए ये डिबेट नहीं किया हूँ। मैं किसी एक पार्टी की, किसी एक नेता की उत्तर प्रदेश में वर्स्ट पोजीशन होने के बावजूद उसकी ताकत के बारे में बता रहा हूँ कि आज भी उनकी पॉलिटिकल निगोशिएशन दूसरी पार्टियों के मुकाबले कहीं अधिक है। अब डिपेंड करेगा कि उनका पॉलिटिकल मूव क्या होता है। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि मायावती के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, या वो बीजेपी की बी टीम है, या बीजेपी के सपोर्ट में रहती हैं। लेकिन मायावती का एक वो भी रुख है कि वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के प्रति, वैसी सपा के प्रति थोड़ी हमलावर रहती हैं, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ भी वो नहीं जाती हैं। यानी दिल्ली की गद्दी पर जो प्रमुख दावेदार लोग हैं, मायावती उनको कभी छेड़ती नहीं। ये उनकी ताकत भी हो सकती है, ये उनकी कमजोरी भी हो सकती है, पर एंड रिजल्ट ये है कि मायावती क्या चाहती हैं। उन्होंने संकेत तो किए थे, नो एनडीए नो इंडिया, अकेले। पर क्या उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है उसमें अकेले कोई सरवाइव कर पाएगा? जवाब है नहीं कर पाएगा। तो आपके मन में प्रश्न होना चाहिए कि ये फिर सुसाइडल स्टेप क्यों, ऐसा आत्मघाती फैसला राजनीतिक रूप से मायावती क्यों ले रही हैं? उसके पीछे उनका उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं है और हमको इसी सवाल का जवाब डिबेट में तलाशना है। बहनों भाइयों, कुछ बयान आप सुन लें, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। हमने बिल का, सब पार्टियों ने, इंडिया ने, जो हमारा गठबंधन है, सब पार्टियों ने कहा हम इस बिल को पूरा समर्थन देते हैं। मगर इसमें हमारे 2-3 सवाल हैं, सवाल के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? खुशी इस बात की है कि चमत्कार हो गया इधर, कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना के पक्ष में आ गई। जिसने कभी लोकसभा में जाति जनगणना के खिलाफ खड़े हो गए थे, मुझे याद है वो समय में लोकसभा में था नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के सभी नेताओं ने मांग की थी कि जो सेंसस हो रहा है वो जाति के आधार पर हो, लेकिन उसने कांग्रेस से स्वीकार नहीं किया था। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जाति जनगणना के पक्ष में आ गई है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? अखिलेश यादव के लहजे में कांग्रेस के प्रति थोड़ा तंज भी भरा हुआ है। ये आपने उनके बयानों में ज़रूर ये भावना स्पष्ट सुनी होगी। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, केपी मलिक जाने माने पत्रकार, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, अंशु अवस्थी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी मेरे साथ मौजूद हैं, दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक हैं, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, और केपी मलिक साहब बहुत ही जाने माने पत्रकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। राजेश चौधरी जी, मायावती से भारतीय जनता पार्टी क्या एक्सपेक्ट करती है? और एक बड़ा इंटेलेक्चुअल क्लास है या अपोजिशन है जो नॉन बीजेपी है, उनका आरोप लगाता है कि अंदर खाने बीजेपी और बीएसपी आपस में मिले हुए हैं। देखिए, विदेशी चुनाव का तो समय निश्चित है, निश्चित समय पर चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। चाहे वो मायावती जी आईएनडीए के साथ आए या नहीं आए, कौन उनसे जुड़ेगा, कौन उनसे नहीं जुड़ेगा, कहाँ ये जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ये सब चीजों से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम तो गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, मोदी सरकार के किए गए 9.5 साल के कामों को बता रहे हैं जनता को। जनता हमें हाथों हाथ ले रही है। हमें इस बात से कोई परवाह नहीं कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसके साथ नहीं रहेगा। मायावती जी और अखिलेश यादव जी तो साथ साथ नहीं थे 2019 में। परिणाम आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर विजय हुई और अब लगता नहीं है कि दोनों साथ आएंगे।
दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं, मायावती जी का वोट लगातार गिर रहा है, पर उनका जो मूल वोट है उनके साथ है। आपके एनालिसिस में सुनना था, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ आज भी है, पर हमारी लड़ाई 50% से अधिक वोट हासिल करने की है। हम अपना तो आप लक्ष्य खुलकर और बनाकर साफ काम साफ कर कह रहे रहे हैं कि आपको मायावती का कोई साथ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए न चाहिए ये तय करना तो नेतृत्व का काम है, मेरा काम नहीं है। पर हम इस किसी अपेक्षा को लेकर के काम नहीं कर रहे कि हमारे साथ मायावती जी आ जाएं या कोई और आ जाए। जो सामने आएगा उससे लड़ेंगे, चुनाव का मैदान है, अपनी नीतियों नहीं, को मायावती जनता को क्यों जाकर आपके के साथ आ बताएंगे। जाए भाई? आपके पास क्या ऐसा प्रस्ताव है कि मायावती आपके प्रस्ताव पर विचार कर रही? हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है, न हमने मायावती जी को अप्रोच किया, न हम किसी प्रकार से उनसे बातचीत कर रहे। जैसा कि लोग आरोप लगाते हैं कि पीछे से हम लोग कोई बात कर रहे। 2022 में आमने सामने लड़े, तो मायावती ने भी समाजवादी कभी पार्टी नहीं हमसे कहा लड़ी कि वो है। बीजेपी के साथ चाहती हैं। आप क्यों खामखा पुलाव पका रहे हैं? हमने कहा कि आप पुलाव पका रहे हैं? हम कभी नहीं बोले ऐसा कि हम लोग मायावती जी से मिलना तो चाहते कह हैं दीजिए या कि मायावती आपको जी- उनका 12.5% वोट शेयर से कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं नहीं, चाहिए। उनका नहीं है, आप नहीं भी तो वो- बोलो कि मुझे नहीं चाहिए। ब्रजेश जी, वोट तो जनता के पास है, मायावती जी के पास नहीं है। वोटर तो आम आदमी है जो गांव में रहता है, शहर में रहता है, गली में रहता है। पर अभी तो आप ही कह रहे थे कि गरीब उनका तबके का- वोटर तय हम है तो और उसको कमिटेड है। समझाएंगे, जाएंगे मायावती। आप ही कह रहे थे। मायावती से ये परिणाम बताता है पिछले चुनाव का। 2022 में उनको 12.5% वोट मिला है। ये तो परिणाम है, ना तो मेरे कहने से कट सकता है, ना किसी और के कहने से कट सकता है। उसी 12.5% वोट को हम भी जाकर के समझा रहे हैं कि भाई आइए, देश का भला भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश का भला नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया के अंदर भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। भारत एक मजबूत देश के रूप में खड़ा हुआ है। ये प्रस्ताव देश आप की किसको अर्थव्यवस्था- पढ़कर सुना रहे हैं? क्या मायावती को? उस वोटर को, ओके। उस वोटर को जो हमें वोट नहीं देता, चाहे वो मायावती जी के साथ है, चाहे वो अखिलेश यादव जी के साथ है, चाहे वो कांग्रेस के साथ है, कि भाई वहां देश का भला नहीं होना है, भला तो होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के साथ। हम उस वोटर से कह रहे हैं, इनसे क्या अब कहना है? आपके ये तो चक्कर में हमारी उन्होंने परंपरागत अपनी हालत होगी। कर ली। अब कहते हो कि नहीं, हमको तो कोई मतलब नहीं, हम तो वोटर से सीधे बात करेंगे। ये क्या बात हुई? वोटर से तो बात करें, वोटर ही वोट डालने जाएगा ना जी। हर व्यक्ति के पास तो एक ही वोट है ना, उसी वोटर को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह दीजिए ना कि एकदम साथ नहीं चाहिए एनडीए को उनका। हमने साथ मांगा ही कब है? वो कहाँ दे रही कब हैं मांगा आपके है? साथ? उन्होंने तो खुल के ये तो हमने स्टेटमेंट दे दिया है, हम- आपके साथ नहीं जाएंगे, और आप कह नहीं पा रहे हो कि नहीं चाहिए मायावती। नहीं, हमने कब कहा है कि हमें उनका साथ चाहिए? हमने ऐसा नहीं कहा। हम तो अपना कह काम कर दीजिए रहे कि हैं। नहीं चाहिए। हम चुनाव, अरे इसकी आवश्यकता क्या है? हम चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हम वो जनता के बीच जा रहे हैं, उस वोटर के पास जा रहे हैं कि भाई क्यों हमसे नाराज है, आ जाना, जुड़ो हमारे साथ। हम ही भला कर सकते हैं दलितों का, हम ही भला कर घोषी- सकते हैं गरीबों का, हम ही घोषी भला से कर सीख ली सकते कि नहीं हैं आपने? ओबीसी का। जी, घोषी से सीख ली? हर चुनाव कोई न कोई सीख दे करके जाता है, हर चुनाव एक अनुभव दे के जाता है। घोषी की सीट समाजवादी पार्टी के साथ थी, हम उसको जीत नहीं पाए, उतना ही मैं कहूंगा उसमें। जी, शुक्रिया आपका। दीपक रंजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आज आपके नेता के लहजे में बड़ा तंज है, वो भी अपने अलायंस के पार्टनर्स को लेके। क्या बात है, आजकल कुछ तलखी चल रही है दोनों में? देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी हर उस अलायंस का साथ देने के लिए तैयार है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बैठी सत्ता से बेदखल करने आ रही, और हर उस पार्टी का साथ चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी को देश से नस्ते नाबूद करने के लिए साथ। मायावती साथ हैं बीजेपी के या खिलाफ हैं? अब ये तो देखिए, आदरणीय बहन जी कई बार की मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा वो हैं। अब ये निर्णय तो उनको लेना है कि 9.5 साल जो केंद्र भारतीय जनता पार्टी की बैठी सरकार है, उत्तर प्रदेश में 6.5 साल से सरकार है, तो या तो उनकी पॉलिसी से वो सहमत हैं या असहमत हैं, या तो उनके शासन से वो संतुष्ट हैं या तो असंतुष्ट हैं। देखिए, बड़ी क्लियरिटी के साथ उनको एक स्टैंड लेकर के जनता को कंफ्यूजन में नहीं रखना है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड पूरी तरीके से ब्रजेश जी क्लियर है कि समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा लेते दिख रही। अभी आपने देखा होगा, ये सही है कि देखिए कहीं कहीं पर हमको बहुजन समाज पार्टी की पार्टी का उम्मीदवार ना होने से हमको कहीं कहीं पे फायदा भी हुआ और कहीं कहीं पे हमको नुकसान भी हुआ। आप 2014 का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। 2014 में बहुजन समाज पार्टी कन्नौज में लड़ी थी, हम कन्नौज जीते थे। 2014 में बहुजन समाज पार्टी फिरोजाबाद में लड़ी थी, हम फिरोजाबाद जीते थे।
2014 में बहुजन समाज पार्टी रायबरेली लड़ी थी, आदरणीय राहुल गांधी जी रायबरेली जीतने का काम किए थे। आजमगढ़ में बहन जी लड़ी थी। आप दो बातें क्यों कर रहे हो? आप कहते हो जब वो उम्मीदवार नहीं देती हैं आपको फायदा भी होता है, अब कह रहे हो कि नहीं दें चाहे न दें हम तो हरा देते नहीं, हैं। देखिए हम देखिए इसका आकलन जो है शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, इंडिया परिवार के लोग कर रहे हैं। हमने तो आपसे कहा ना कि आदमी की पार्टीज को बड़ा क्लियरिटी के साथ, अभी आपने कहा ना कि अपने बारे में सोचती है, समय अपने बारे में सोचने का नहीं है ब्रजेश जी, समय देश बचाने का है, समय जनता के कांग्रेस बारे ने में। कई बार हिंट किया दीपक रंजन जी कि वो बीएसपी वालों के संपर्क में है। कांग्रेस ने ऐसा कई बार हिंट किया। आई डोंट नो कि उनकी क्या प्लानिंग है या कोई बात हो भी रही है या नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी ने वीटो लगा रखा हो इंडिया अलायंस में कि यूपी में बीएसपी को नहीं लेना है? नहीं ब्रजेश जी, ऐसा देखिए कतई नहीं है। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों कुशासन से जो है उसके खिलाफ है, तो समाजवादी पार्टी को भैया लड़ रही, वो भी अपने अलग तरीके से लड़ रही हैं। तो स्टैंड तो ब्रजेश जी उनको क्लियर करना है ना। समाजवादी पार्टी का स्टैंड फ्रॉम द फर्स्ट डे क्लियर है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीधे हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ती दिख रही है। और चाहे घोसी का चुनाव, आपको साथ चाहिए बहन जी का या आपको भी नहीं चाहिए? देखिए हमारे दरवाजे, मैंने कहा ना कि हर उस पार्टी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस इंडिया परिवार का घटक दल बनने के लिए तैयार है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु जी, आप क्या मानते हैं कि आपका अलायंस उत्तर प्रदेश में तब ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएगा जब मायावती आपके साथ हों? क्या मायावती को साथ लाने की कोई पहल आपकी पार्टी के द्वारा की जा रही है? देखिए ब्रजेश जी, अब जो चुनाव 2024 का होने जा रहा है उसके समीकरण बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि 2014 के चुनाव के समीकरण अलग थे, 19 के भी अलग थे, लेकिन 24 का जो चुनाव है वो अब देश का जनमानस बिल्कुल अलग तरीके से इसे देख रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने एक नीचे तक परसेप्शन फ्लोट किया था, और कहीं तक वो सच भी था, कि जो विपक्ष है उसमें एकता नहीं है। आज वो एकता बन गई है, दिखाई भी पड़ रही है। 65% वोट लगभग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 2014 में भी था, 19 में भी था और 24 में भी। तो जो पूरा एक, आपका कहने का मतलब है कि विपक्ष एक है ना? बिल्कुल एक। तो फिर क्या कारण है कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी को पिन मारते रहते हैं? तीर मारने की बात बिल्कुल नहीं की उन्होंने। बिल्कुल की है, कई देखिए, मर्तबा की है। हम आज भी इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर हम तैयारियां कर रहे हैं। इसका क्या मतलब? अगर इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है ब्रजेश जी, समाजवादी भी तैयारी कर रही है 80 सीटों पर। अगर हमारा कोई भी इंडिया गठबंधन का साथी वहां पर चुनाव लड़ेगा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पूरी सपा के मजबूती से। नेताओं ने बयान जारी किया था कि कांग्रेस के छोटे नेता इस सब बारे में ना बोलें, स्पेशली वर्ड कोट किया गया था। देखिए, किसके लिए कहा गया ये देखिए, वो समाजवादी पार्टी का पक्ष है, लेकिन हम पूरी लोकसभा सीटों पर 80 की 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं कि उसका मकसद है कि जो भी हमारा गठबंधन का प्रत्याशी होगा, कांग्रेस पार्टी का हो या दूसरे हमारे जो एलआई हैं या जो और दूसरे लोग जुड़े। अखिलेश यादव का अभी जो बयान चला आपने सुना? हाँ बिल्कुल सुना हमने। आपको क्या महसूस हुआ? तो हम ये चाहते हैं कि जो चुनाव लड़े, आपको मिरर दिखाया उन्होंने, शीशा दिखाया? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसी राष्ट्रीय पार्टी रही है जिसका कभी भी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ। बाकी सभी राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ जुड़े हटे, तो हम उन बातों पर नहीं जाते। हमेशा हमने जनता के हितों की बात की। किसके लिए? समाजवादी पार्टी का भी कभी अलायंस नहीं था? हम ये चाहते हैं कि इस देश में जो जाति जनगणना हो रही है, जो सामाजिक ताना बाना है, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, वो मिले। और ये खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि जब कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट निकलती है तब आप लिखते हैं आगे कि ये ओबीसी हैं, ये दलित हैं। अभी आपका हक है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये कांग्रेस का करंट मत है? नहीं, करंट नहीं, हमारा ये पहले से मत है। हमारी CWC की कार्य समिति की बैठक में भी ये प्रस्ताव पास हुआ, और इस तरीके की पॉलिसी जब ये भी तो कह सकते हैं कि इन लोगों ने आपको मजबूर कर दिया कि आप इस पिच पर आओ, वरना आप वही पार्टी हो जिसने विरोध किया था, आप वही पार्टी जिन्होंने 2011 में सेंसस कराया, 14 तक सरकार में थे और डेटा जारी नहीं किया था। ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने हायर एजुकेशन में ओबीसी रिजर्वेशन को लागू किया। उससे पहले वहां पर प्रवेश में
ओबीसी बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था। अर्जुन सिंह जी हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे उस समय। लौटकर मैं उस एक सवाल बात पे में आ अपनी जाते हैं, बात अंशु जी। कंप्लीट कर देता हूं जी। कि कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश के जनमानस के साथ है। मायावती वो के बारे में पिछड़े, क्या सोचा आप लोगों ने? वो दलित हो, कोई भी हो। मायावती को लेकर क्या आपकी पार्टी की धारणा है? देखिए, इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत है, अगर आप देखिए तो हमारे आ जाए तो ठीक रहेगा आपके साथ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पहल की, सभी नेताओं से बात की, श्री राहुल गांधी जी ने सबसे मुलाकात की। तो हम चाहते हैं कि जो दलितों की बात हो रही है, इस देश में सबसे ज्यादा इस भाजपा सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। 2:30 बजे रात को बेटियों को जलाया जा रहा सरकार में। तो अगर वो लोग, फॉर्मल इनफॉर्मल डिस्कशन बीएसपी के साथ आपकी पार्टी का चल रहा है? वो जो लोग हैं ब्रजेश जी, वो हमारे उसका जो गठबंधन का हिस्सा बनने की बात है, राष्ट्रीय नेतृत्व उसे तय कर रहा है। समय आने पर सारी चीजें होंगी। ये जरूर है कि हमारा जो इस बार मुझे केवल इतनी दिलचस्पी है जानने की अंशु जी जी, कि कोई बातचीत हो रही है? देखिए 2024 का चुनाव बहुत शानदार होने जा रहा है। 65% वो मुझे मत वोट। समझाओ आप, मैं केवल ये कह रहा हूँ बैक चैनल कोई बातचीत चल रही है? देखिए, मायावती से? बातचीत तो कभी भी ब्रजेश जी राजनीति में बंद नहीं होती है, हमेशा चलती है। किस और स्तर तक पहुंची? 2024 में जो ये 65% वोट संपूर्ण विपक्ष का है ब्रजेश जी। और अगर समाजवादी पार्टी दीवार बन के खड़ी हो जाए कि नो बीएसपी, तब? देखिए, आप ध्यान दीजिए, बेंगलोर का जो हमारा इंडिया गठबंधन का सम्मेलन था या महाराष्ट्र का, सभी ने एक स्वर में बोला कि कोई भी किसी भी राजनीतिक दल की कोई शर्त नहीं है, सिर्फ एक उद्देश्य है, इस देश के संविधान दोनों हाथ में को लड्डू उत्तर प्रदेश में नहीं बचाने का। ले सकते आप, इस देश को वरना जो- आपको यहाँ महंगा पड़ जाएगा। नहीं, कोई महंगा नहीं पड़ रहा। जी, आप ये शुक्रिया आपका। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को देखिए, सम्मिलित करूंगा। मैं एक बार में 1 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। आपके दर्शक बहुत समझदार, उनको इशारा काफी है। 65% वोट जो विपक्ष का है, वो एक भी वोट भाजपा को नहीं मिलेगा। 65 से वो 70 होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। कालीचरण स्नेही जी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका, थैंक यू। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट समाज हमारा क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, और ये लोग जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं, कोई कह रहा है कि पर्दे के पीछे बात चल रही है, समय आएगा बता दूंगा। एक्चुअल में समाज क्या सोच रहा है? देखिए, अधिकांश बातें आपने अपने विश्लेषण में स्पष्ट कर दी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी अच्छी डिबेट आपने मायावती जी को केंद्र में रख करके करने की कोशिश की है, जो कि मुझे लगता है एक बड़ा मतलब दिल की बात है जो आप कर रहे हैं। अच्छा, देखिए, दलितों में क्या चल रहा है, इसका मतलब ये है, आप खुद जानते हैं इन चीज़ों को, सब चीज़ों को देख रहे हैं। देखिए, दलित ये चाह रहा है, जैसे कि इंडिया गठबंधन चाह रहा है कि हमें भाजपा केंद्र में नहीं चाहिए, तो दलितों ने भी ये मन बनाया है कि न तब न अब वो भाजपा को केंद्र में तो नहीं देखना चाहते हैं। स्वाभाविक रूप में इस मर्ज को बीएसपी भी जानती है, सभी लोग जानते हैं, और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन से भले ही गठबंधन ना हुआ हो बीएसपी का औपचारिक रूप में, लेकिन ये सही बात है कि बहन जी ने भी अपने स्टेटमेंट में एक बार कहा है कि मतलब यदि माने हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से भाजपा को केंद्र में रोका जाए सत्ता में आने से। अभी जो आदरणीय दानिश अली साहब के साथ जो सलूक हुआ है बीएसपी का, इसमें भी तनातनी बरकरार है। और हम जो नीतियां देख रहे हैं और संविधान में तमाम प्रकार की जो करेक्शन करने की जो अंदरूनी कोशिश हो रही है, ये सब दलित बुद्धिजीवी और जनता देख रही है। तो निश्चय ही ये पक्की बात है कि इंडिया गठबंधन का जो मोटो है वो बीएसपी के जो कैडर वोट है उसका भी यही है। हाँ, ये सही बात है कि जैसा कि भी भाजपा के हमारे साथी कह रहे थे, भाजपा डोरे जरूर डाल रही, सब जगह डोरे डाल रही। उन्होंने कहा कि हम तो सबको रिझाएंगे, हम सबका वोट चाहेंगे, और हर पार्टी चाहती है। अभी मैंने देखा कि अभी आदरणीय मोहन भागवत जी का यहाँ कैंप था, और सुना है कि जाकर के उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि अब वो जय भीम का नारा दलित बस्तियों में लेके जाएंगे। तो जय श्री राम को दरकिनार करके दलितों के बीच में जय भीम का नारा लगाना या अभिवादन स्वीकार करना या कराना, ये इस बात का संकेत है कि सीधा का सीधा अब बीएसपी उनका स्पष्ट है कि जब केपी मलिक के मोहल्ले में जाएंगे तो जय श्री राम कहेंगे, और जब आपके मोहल्ले में आएंगे तो जय भीम बोलेंगे। हाँ, तो इस चीज को भी तो दलित जान रहा है, क्योंकि इनके ये पर सब सर चीजें देख रहा 2022 है का चुनाव कि देखें, मत्था टेकते 19 हैं। देखें, 24 देखें,
दलित मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। इस सच्चाई से इनकार भी नहीं किया जा सकता। बेशक, नहीं बिल्कुल सही बात है, ये तो है। अच्छा, इसीलिए भाजपा को ये उसका उत्साह इसी रूप में दिख रहा है कि हमने जो बीएसपी का कोर वोट है उसको छोड़ के शेष वोटों पर तो उसने अपना कब्जा एक तरह से करने की कोशिश की है और बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। यही कारण है कि अब वो अपना नारा या अभिवादन बदल करके अब जय भीम वालों पर सीधा नजर उनकी है, उसको इससे मतलब कोई जो है। लेकिन हाँ, आपको लगता जय है भीम कि वाले इस समाज को आकर्षित कर पाएगी बीजेपी? नहीं, जैसा कि आपने ही कह दिया कि वो दूसरी बस्ती में जाएंगे तो दूसरा नारा लेकर के जाएंगे, दूसरा संबोधन लेकर के जाएंगे। तो ये तो सब समझते हैं लोग कि ये चुनावी संबोधन है। हाँ, बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर लेकर के काम करिए। माना कि जैसे अभी मध्य प्रदेश में सागर में संत गुरु रविदास पर मंदिर बनाने का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो संतों का दर्शन है, जो हमारे संतों का जो चिंतन है, हमारे महापुरुषों का चिंतन है, उसको जमीन पर कौन उतार रहा है? पंचतीर्थ भी और तो इस बीच में बीजेपी क्या ने ये ही हो की, पाया है कि सरकार नहीं ने हो पाया? बाबा साहब के पंचतीर्थ उन्होंने ही तो, हाँ, ये कितना बड़ा मकाम किया उन्होंने। नहीं, वो तो ठीक, वो तो करेंगे ही, चूंकि उन्हें पता है कि ओबीसी को किसी तरह से उन्होंने अपने पास रखने की कोशिश की है और यही कारण है कि ओबीसी मतदाता उनके साथ जुड़ा हुआ है। आपके हिसाब और से जब मायावती को क्या करना कांग्रेस चाहिए ने सर? अपना नहीं, वो तो देखिए, मैं कोई ऐसा नहीं कह सकता हूँ। वो बहुत समझदार हैं और हर सोची समझी रणनीति के साथ वो आगे बढ़ती हैं। जैसा बहुत आपने ही शुक्रिया कहा आपका सर, कि नफा धन्यवाद। नुकसान हमारे अपनी साथ जगह जुड़े है, रहिएगा। उनकी- मैं इस डिबेट में देश के जाने माने पत्रकार केपी मलिक साहब को आमंत्रित करता हूँ। मलिक साहब, शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं, कालीचरण जी, आपके मोहल्ले में कौन सा नारा लगता है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें, मुझे नहीं लगता कि इस बार किसी भी नारे का कोई ख़ास असर दिखाई देगा। और ये डिबेट, जैसा कि श्रेय जी ने भी कहा है कि मायावती जी को केंद्र में रख के डिबेट चल रही है, तो मेरा मानना ये है कि तमाम वक्ताओं ने भी जिक्र किया है मायावती जी का। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में भी उन्होंने डिसीजन लिया था विपक्ष में जाने का और इस बार भी वो, मुझे 1000% उम्मीद ये है कि वो विपक्ष में जाने का निर्णय लेंगी, लेकिन वो समय का इंतजार कर रही हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मायावती जी की विश्वसनीयता में भी 10-12% रह गई है विश्वसनीयता, और उनका मत जो है, जो वोट प्रतिशत है, वो भी 10-12% रह गया है। तो इसको बढ़ाने की वो कोशिश करेंगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात, अगर आप ब्रजेश जी देखें, जिसका जो घटना पार्लियामेंट में हुई है उसमें मायावती जी का बहुत अच्छे तरीके से एक मैसेज लोगों को नहीं देने से अक़लियत का जो उनका वोटर था उसमें कहीं न कहीं एक संशय में वो वोटर आया है। और वो मुझे लग रहा है कि वो मुख्य दल कांग्रेस की तरफ जा सकता है। जिस तरह से तुरंत राहुल गांधी ने एक्शन लिया है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक बड़ा मूव कांग्रेस की तरफ से आया है और आने वाले चुनाव में इस चीज का कांग्रेस को फायदा मिल एक सकता है। अल्पसंख्यक बिरादरी मायावती मुझे लग रहा है मेंबर कि ऑफ इंतजार कर पार्लियामेंट रही के हैं। लिए राहुल गांधी के इस जेस्चर से क्या शेड्यूल्ड कास्ट के मतदाता प्रभावित हुए हैं? नहीं, शेड्यूल कास्ट के मतदाता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि मायावती जी के साथ शेड्यूल कास्ट के अलावा अक़लियत का भी कुछ वोट प्रतिशत है जो उनके साथ जाता है। तो उसमें तोड़ फोड़ हो गई है राहुल गांधी के जाने से, और वो मतदाता जो है निर्णय ले सकता है कांग्रेस के साथ जाने का। और मुझे लग रहा है कि एक छोटा सा प्रतिशत वो भी है दलितों का जो कांग्रेस की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि मायावती जी खुल के अभी तक नहीं आई हैं। और वो मुझे जो लग रहा है कि वो लास्ट तक इंतजार करेंगी और अंत में वो अपना निर्णय ले सकती हैं कि वो विपक्ष के साथ चले जाएं, या उनको अगर ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रॉन्ग बन रही है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रह सकती हैं। ये तो कम से कम मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता कि वो अकेले इल्जाम सहकर भी मलिक क्योंकि साहब, उनको पता है कि अकेले इतने चुनाव में इल्जाम जाने से सहकर भी कोई फायदा उनको मायावती नहीं होता। किसी भी अलायंस को लेकर अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रही हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि मायावती जी जो स्टैंड अभी तक नहीं ले रही है, वो बिल्कुल अंत में निर्णय लेंगी। तमाम इल्ज़ाम से उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, उनके ऊपर पहले भी इल्ज़ाम लगे हैं, लगते रहे हैं। लेकिन बाकी जैसे अभी कांग्रेस के वक्ताओं ने, बाकी वक्ताओं ने, समाजवादी के वक्ताओं ने 2014 का जिक्र किया है, लेकिन 2019 का जिक्र उन्होंने नहीं किया। आपको याद रखना होगा कि यही समाजवादी पार्टी और बसपा एक साथ चुनाव लड़े थे। जी। तो ऐसा नहीं है
कि वो मायावती मैं तो जी जो है तीनों पॉलिटिकल या पार्टी में कोई एक वो चीज निर्णय कॉमन नहीं पाया ले सकती है मैंने, गठबंधन में जाने इनमें का। तीनों में दम नहीं है कि ये कह दें कि मायावती के साथ नहीं चाहिए, ये तीनों में दम नहीं है। एक बात मैंने तीनों से पूछा, तीनों खुल कर नहीं कह रहे कि नहीं चाहिए। कोई नहीं कहेगा। मैं तो कह दूं, कह दो हाँ नहीं चाहिए, जी। कहो तो सही। नहीं, हाँ नहीं, ये इसलिए नहीं कह सकते, ये इसलिए नहीं कह सकते हैं कि उनको नाराज नहीं कर सकते हैं जी। और ये कोई भी दल ऐसा नहीं कह सकता है कि हमें उनकी आवश्यकता नहीं सर, है। यही तो ताकत इससे है उनका राजनीति में। मत प्रतिशत मैं यही तो कह बढ़ेगा, रहा हूं उनका जो कि यही तो वोटर है वो ताकत है strongly जाएगा कि ये जी। तीनों नहीं कह पा रहे हैं, वो भी तो तब इसी- जब वो अपने पुअरेस्ट ब्रिजेश जी, परफॉर्मेंस पे खड़ी हैं। नहीं ब्रजेश जी, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि स्ट्रांगली उनके साथ जो है लगभग 10% जो वोट है उनका, मायावती जी किसी भी हालत में रहे वो वोट नहीं टूटेगा और 10% वोट उनके साथ जाएगा। इसलिए ये कोई भी सियासी दल हो और इवन भाजपा भी हो, वो भी उनके खिलाफ कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हमें यहाँ ये भी देखना होगा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है, वो भी मायावती के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है, ये भी आपको देखना होगा। तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात में है। ये आजकल कि तो तनातनी चल रही है कांग्रेसियों और सब। सपाइयों में, कोई बात है? थोड़ा आजकल लहजा तल्ख है। नहीं देखिए ब्रजेश जी, तनातनी का सीधा सीधा मामला आप भी जानते हैं। दोनों प्रवक्ताओं ने कहा कि दोनों 80 की 80 सीटों पे तैयारियां कर रहे हैं। अगर ये 80 के 80 सीटों पे तैयारियां कर रहे हैं तो अगर मायावती जी बढ़ा आती, देते वो हैं क्या सर, यूपी करेगी? में 160 सीट राष्ट्रीय कर लोक देते दल हैं। क्या करेगा? जो दूसरे छोटे दल, हाँ, जो 2% 3% वाले लोग इनके साथ जुड़े हैं वो क्या करेंगे? तो ये भी सोचने वाली बात है। और जो आप कांग्रेस की और समाजवादी सर, की जब तनातनी की सबका बात बांटो, कर हमारे रहे भाई हैं, राजभर वो जी बनारस से का पैदा हुई है, हिस्सा बनारस जरूर से चल रखा रही है। जाए, वरना वो सबके दरवाजे मटकी फोड़ेंगे। उनके हिस्से पर कोई सर उंगली न उठाए, मेरी हार्दिक इच्छा है। देखिए वो तो राजभर जी के लिए तो दोनों प्रवक्ता जो वहां बैठे हुए हैं वही जवाब दे सकते बहुत हैं। शुक्रिया आपका मैं सर। उसमें ज्यादा कुछ वीरेंद्र जवाब सिंह भी आ गए नहीं दे डिबेट में। पाऊंगा। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या चल रहा है मायावती का? वो क्या चाहती हैं? उनकी राजनीति किधर जा रही है? वो किसके साथ जाएंगी तो क्या होगा उसका परिणाम? और क्या दिल्ली जाने का रास्ते पर जो बैरियर लगा है ये मायावती का है? देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना तो ये बात आई कि मायावती के ना होने से ये कितना असरकारक होगा। लेकिन एक बात और स्पष्ट हुई कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को लेकर जब तक ऐलान नहीं हुआ था तब तक ये था कि मुसलमान लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के साथ जा सकता है और समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन अब वो गठबंधन बनने के बाद से बात खत्म हो गई। मायावती को यही भरोसा था। पिछली बार 2019 के चुनाव में मायावती 39 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी लड़े। 39 जो सीटें नहीं लड़ पाई मायावती, 40 सीटें, उस पर उनके वोट लूट लिए भाजपा ने। और मायावती ये कहती कि हमारा ले लिया, अपना वोट तो दिया नहीं। तो ये वोट ट्रांसफर वाली एक समस्या बहुत बड़ी रही। इंडिया गठबंधन में मायावती शायद इसलिए भी नहीं आएंगी क्योंकि उनकी डिमांड बड़ी है। वो यहाँ इतनी सीटों पर समायोजन होना भी बड़ा मुश्किल है। वो 20-25 सीट तो लड़ने आएंगी नहीं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि एक बार मुलायम काशीराम मिले थे, नारा चला था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस समय इन लोगों ने सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी। उस गठबंधन के बाद 2019 के गठजोड़ को बहुत बड़ा माना गया और भाजपा को 64 सीटें ही लोकसभा की उस समय मिल पाई। पिछले चुनाव में 15 सीटों पर मायावती अखिलेश का गठबंधन जीता। हालांकि उम्मीद बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन भाजपा और मोदी और योगी का जो चमत्कार था वो फेल कर गया गठबंधन और रिजल्ट आते ही मायावती छटक के अलग हो गई। अब अगर भाजपा इस बात को लेकर अभी भी डरी थी कि अखिलेश और मायावती एक न होने पाए, उसकी मंशा पूरी हो गई। मायावती को आप देख लीजिए कि उनको सब पसंद है, लेकिन सपा में का साथ पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि सपा को वोट न देना, चाहे भाजपा को दे देना, ये बात उन्होंने कही थी। अभी रमेश बिधूड़ी ने संसद में कहा उग्रवादी
और मुल्ला और तमाम चीज़ें आतंकवादी। मायावती का सांसद को लिए बोला लोकसभा में, लेकिन न बसपा कोई बयान कर रही, न विरोध कर रही, न धरना कर रही, न कोई बवाल कर रही। क्यों? क्योंकि या तो वो डर गई है कि जो एजेंसी है पीछे न लग जाए, या वो ये समझ रही कि हमारा सांसद राहुल गांधी से गले मिल रहा है। तो ये तो देखिए, बसपा के बहुत सारे नेता सभी दलों में हैं, भाजपा में तो बहुत सारे बड़े बड़े पदों पे मंत्री बने बैठे हैं, सब बसपा से आए हैं। उनको उतना एतराज नहीं है बसपा को भाजपा में जाने का, उनको एतराज ये है कि तुम कांग्रेस और सपा में न जाओ। तो ये जो स्थितियां हैं ये भाजपा को फायदा देती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और भाजपा के पास ताकत है, साम दाम दंड भेद है, सीधे नमन वो टेढ़े मानो, देना तो पड़ेगा। तो ये गठबंधन में ना आना भाजपा को तो फायदा देता है और विपक्ष के लिए एक समस्या है। देखिए, बीजेपी दलितों के घर जा रही है, खाना खा रही है, उनको राशन दे रही है, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, तमाम योजनाएं भी दे रही है। तो ये फायदा तो वो लेगी और दलित वोट बैंक को वो खींचने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन मायावती चाहकर भी नहीं आना चाहती। लोग कहते हैं ना कि बेवजह इल्जाम है दीवार पर बंटवारे का, एक कमरे में भी रह के लोग अलग अलग रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में है सब विपक्ष में, लेकिन एक साथ नहीं आएंगे बीजेपी से लड़ने के लिए। कांग्रेस जरूर उम्मीद में थी कि पहले कुछ बसपा गठबंधन बनाया जाए, लेकिन अब इंडिया बनने के बाद शायद वो ना हो, वो पूरी बात ना हो। नीला झंडा हाथी निशान वाली चमक अब देखिए धीरे धीरे जा रही है, और वो सब चमक खींच रही भाजपा, गाली खा रहे दूसरे दल। तो ये बड़ी समस्या है। तो अब सियासत के तमाम तरीके हैं। देखिए, गांव में स्थिति यह है कि मायावती की अपील के बाद दलित कहता है भाई यादव का वोट के साथ ना जाओ, यादव से वो एतराज़ करता है, मुसलमान के साथ चला जाता है। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये अलग अलग हैं, और इससे लोकसभा के चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन सियासत में मायावती के लिए ये धारणा बनती जा रही है कि अगर वो अलग लड़ेंगी तो भाजपा को फायदा होगा, और वो इंडिया गठबंधन में डर के मारे नहीं आ रही हैं। ये सब धारणाओं पर उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। दानिश अली राहुल गांधी और अजय राय से मिल रहे हैं, और वो श्याम सिंह यादव भी गए थे भाजपा से मिलने 2-3 बार। इनके कई सांसद मिलते रहते हैं। तो सबकी अलग अलग स्थितियां हैं। हालांकि 2014 में मायावती के पास कोई सांसद नहीं था, 0 हो गया था जब वो एक बार अलग लड़ी थी। तो उनके सामने समस्या तो है। लेकिन सुनिएगा कि जनमतें फिर से गंवारा करते हैं और कुछ लोग मोहब्बत दोबारा करते हैं, और मेरा काम है उनकी तस्वीर देखना, और इसी से आजकल हम गुजारा करते हैं। और ये रोज रोज के तंज अच्छे नहीं दोस्तों, और तू अगर खुश नहीं है तो चलो किनारा करते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम डिबेट में चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी लोकसभा के चुनाव में यूपी की जो तीसरी सबसे बड़ी ताकत है बहुजन समाज पार्टी और उसकी लीडर मायावती, उनका रुख क्या होगा। वो इंडिया अलायंस की तरफ जाएंगी, एनडीए अलायंस की तरफ जाएंगी, या न्यूट्रल रहेंगी, इंडिपेंडेंट होकर लड़ेंगी। मायावती का जो वोट बेस है वो तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बम्पर मेजॉरिटी के साथ जीतती है या फिर इंडिया अलायंस को फ़ायदा कराती है मायावती। चाबी उन्हीं के हाथ में है, लिहाजा उनकी पॉलिटिकल रेलिवेंसी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। हाँ, ये निश्चित है कि राजनीतिक रूप से वो बेहद कमज़ोर दौर से गुजर रही हैं, जहां उनके पास सिर्फ 12.5% का रिपोर्टिंग शेयर वोटिंग का अब तक का मौजूद है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, आप लोग को ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि आप दलित बस्तियों में जाएंगे, जय भीम का नारा लगाएंगे और वो समाज थोक के भाव मायावती से हटकर आपको वोट दे देगा?
आपको ऐसा क्यों लगता है? आपने कालीचरण जी की बात सुनी? देखिए, हर राजनीतिक दल का ये काम रहता है कि अपने संगठन का विस्तार करे, नए नए लोगों को जोड़े। वही भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। दलित बस्तियों में जाएंगे, दलित लोगों को समझाएंगे। मायावती जी तो मुख्यमंत्री बनने वाली नहीं है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है, और प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। चुनाव तो होना है देश के प्रधानमंत्री का। तो लोगों को समझा करके अपनी पार्टी से जोड़ना, और हमारी जो नीतियां रही है, जैसा मैंने पहले कहा, जिस तरह से गरीबों के कल्याण की योजनाएं केंद्र सरकार ने लागू की हैं, बहुत सफलतापूर्वक हम लोग गरीबों के घर में जाने का काम किए। तो उनको समझाना और जोड़ना किसी भी राजनीतिक दल का काम रहता है। तो वही हम लोग। आपका ये कहना है कि मायावती तो प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रही है, क्या आपको लगता है कि मायावती में इस पद को धारण करने की काबिलियत नहीं है? देखो, पद को धारण करने की काबिलियत तो जनता तय करती है। न मैं तय कर सकता, ना आप तय कर सकते, न कोई दूसरा। आप ही ने कहा कि वो तो बनने नहीं जा रही हैं, आपने कहा है। एकदम नहीं। आप कह रहे थे 12.5% वोट उसको 2022 में उनको मिला है, तो वो 12.5% में तो हो नहीं सकता है, संभव ही नहीं है कि 12.5% बाउंस बैक भी कर सकती हैं, हो सकता है उनको काफी वोट मिले। ऐसा मुझे तो कहीं दूर दूर तक नजर आता नहीं। और जहां तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात रही, तो दोनों 80 की 80 सीटें लड़ रहे हैं, दोनों 80 की 80 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश के अंदर है नहीं, ये बहुत अच्छी तरह से अखिलेश यादव जी भी खूब बहुत बढ़िया तरह से जानते हैं। और आपने देखा 2017 में एक ही साइकिल पे घूम रहे थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी, दोनों ने गठबंधन किया था। परिणाम आपके सामने आया, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो ये जनता अवसर आपको उन चीजों का जवाब देना चाहिए जो असहमतियां डॉक्टर कालीचरण जी ने रखी हैं, उन असहमतियों पर भी तो आप जवाब दो। देखिए, कालीचरण जी अपनी बात कह रहे हैं, उनको अपना बात कहने का हक है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं जा रहा हूं दलितों के बीच, कालीचरण जी या मायावती जी और कोई दलित दूसरा। आप जाते हैं जब दलित बस्तियों में, तो आप क्या बातें करते हैं, उनके समक्ष क्या योजनाएं रखते हैं? गरीबों के लिए तो प्रधानमंत्री ही काम कर रहे हैं जी। कोरोना काल में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सेवा कर रहे थे। फ्री में राशन तो हम ही दे रहे हैं गरीब के घर में। अच्छा, फ्री राशन 25,000 का इंजेक्शन मैं दूंगा समय 25,000 का इंजेक्शन बारी रहा था ब्लैक में। देखिए, इंटरप्शन नहीं, और मैं तो बीजेपी के मैं समय दूंगा आपको। अंशु जी, का गैस सिलेंडर और इंजेक्शन। ये अंशु जी, मैं आपको समय दूंगा, जब ना दूं तो कहना। परिणाम है। अरे ये अंशु जी बोल रहे हैं, परिणाम अंशु जी की आवाज बंद कर दीजिए। इसमें सरकार बनाई है और आपको धूल चटाई है मित्र। उसके बाद भी तो आप इतना राशन वगैरह बांट रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो ये कालीचरण जी को दिख क्यों नहीं रहा है? सामने किस तरह से जनता ने स्वीकार किया, कालीचरण जी को ये दिख क्यों नहीं रहा है? और करनी चाहिए अपनी राजेश जी। अब जनता उसको स्वीकार करे, राजेश जी, जनता पर डिपेंड करता है। राजेश जी, आप इतना काम करते हैं, फ्री राशन वगैरह दे रहे हैं, तो ये कालीचरण जी को दिखता क्यों नहीं है? अब ये कालीचरण जी जाएं दलितों के बीच में, गांव गांव जरा मेरे साथ चले, घूमे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाए, तो मैं इनको समझा दूंगा, देख लीजिए क्या हो रहा है। ठीक है, मैं आउट ऑफ टर्न उन्हीं को कनेक्ट कर देता हूं। बताइए, कालीचरण जी इतना सब कुछ कर रहे हैं, फ्री राशन वगैरह दे रहे हैं, और आप दलितों के बीच बता रहे हैं जाते ही नहीं है। अगर आप राजेश जी के साथ जाएंगे तब आप इस समाज की शायद सच्चाई देखेंगे। अब आज की तारीख में या इस दौर में ऐसा कौन सा दल है जो राशन पानी ना दे रहा हो? भाई अब देखिए, आप दल जो है वो तो बिजली भी फ्री दे रहा है, शिक्षा भी फ्री दे रहा है, बहुत आगे तक जा रहा है। कांग्रेस ने भी बढ़ चढ़ के अभी वादे किए हैं मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए, राजस्थान के चुनाव के लिए। पुरानी पेंशन का भी मैंने कह दिया है। तो ये तो अब सबका बन गया है। हाँ, ये सही बात है कि कोई विशेष दल दे तो वो रेवड़ी है, और कोई और दे तो वो सहायता है, लाभार्थी हैं। तो ये तो कोई अच्छा। और दूसरी बात है कि कोई पार्टी अपने फंड से थोड़ी दे रही है, ये जनता का ही पैसा है, टैक्स का पैसा है, और उससे दे, कोई इनकार नहीं कर रहा, सभी तो दे रहे हैं। इसके पहले सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, इनके यहाँ से भी खूब जनता को, दलितों को, सबको पहुँचे हैं। गरीबों को बाकायदा तेल भी पहुँचता था, आलू भी पहुँचते थे, सब्जियाँ पहुँचती थी। और मुझे पता है मेरे बीजेपी गर्व कराने की अनुभूति दे रही है, सम्मान दे रही है, आप वो सम्मान लेने नहीं चाहते हो?
नहीं, बीजेपी नहीं, का सम्मान विरोध देखिए, करना है सम्मान तो कालीचरण जी संविधान को के कारण हो रहा है। इनको दलितों के संविधान नहीं राजेश जी संविधान बीच में के नहीं, कारण उनको अपनी बात संविधान- रखने दीजिए। संविधान राजेश जी के बीच कारण में है। बिल्कुल नहीं, प्लीज। देखिए कालीचरण जी बोलो आप। देखिए, मैं भाजपा के प्रवक्ता सम्मान्य उनका बात की बात नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी बात रख रहे हैं और उन्होंने बिल्कुल ठीक रखी। उनका जो क्राइटेरिया है वो अपनी बात ठीक कह रहे हैं कि भैया मैं ये नहीं चलो कह रहा हूं कि हमारे उन्होंने साथ लाभ नहीं दलित पहुंचाया। बस्तियों में ना, आप कह रहे हैं आप जाते ही नहीं दलितों के बीच। नहीं, लेकिन दलितों को तो अब देखिए, इसके बावजूद भी वो उत्तर प्रदेश का सर्वे करा लें, सरकार उनकी है कि पंजाब और हरियाणा में कौन लोग जा रहे हैं, इनके राशन पानी से पूर्ति नहीं हो पा रही है। उससे केवल पेट तो भर सकता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना भी है, शादियां भी करनी है। हाँ, ये बात है कि शादियां करें तो सारे लोग शादियां करने को तैयार हैं। माने भाजपा भी शादी करती है, कांग्रेस भी शादी करती है, कुछ हमारे जो सर राशन देते वो हैं, अपने शिक्षा तरीके मिल से रही शादियां है, करते हैं। सामूहिक शादियां भी करा रही है सरकार, और क्या क्या करेगी। नहीं, लेकिन देखिए सब तो कर रहे दलितों हैं। को देखिए, आदरणीय मिश्रा जी, दलितों को ये दलित जो है भीख में कुछ नहीं चाहते हैं। दलित जो है मुफ्तखोर नहीं करना चाहते, वो मेहनत वो चाहते हैं हमारे हाथों में काम दो, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, हमारे बच्चों को नौकरियां दो, जो रिजर्वेशन है उसको दो। अब सब प्राइवेट को जा रहा है, रिजर्वेशन कहाँ से आएगा? तो बच्चा जो पढ़ा रहा है गरीब, केवल वो राशन पानी से अपना पेट भर के दुनिया से थोड़ी जाना चाहता है। वो चाहता है कि संविधान ने जो उन्हें सम्मानपूर्वक स्थान दिया है, प्रतिनिधित्व दिया है, उसमें भी तो धन्यवाद उनके आपका, बालकों बहुत को शुक्रिया। मिले। अब जब सब जगह मैं दीपक रंजन को इनवाइट करता हूं। दीपक रंजन जी, ये तो बीजेपी का ऐसा क्यों मत है कि आप लोगों की तलखियों के कारण उसका रास्ता क्लियर होगा? वो तो कह रहे हैं आपस में ही सहमति नहीं बना पा रहे हो। देखिए ब्रजेश जी, अभी आपने हमारे साथी प्रवक्ता के बारे में कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने किसी के लिए छोटे नेता कहा। नहीं, उन्होंने ऐसा कतई नहीं कहा। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनसे नीचे वाले नेता, उनसे छोटे नेता। परसों और सुनील साजन मेरे साथ डिबेट मैंने थे, मैंने और सुनी 4 थी, बार उन्होंने छोटे नेता मैंने सुनी थी, और उन्होंने ये कहा था हमारे प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी के कि जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे सोनिया जी हो, आदरणीय राहुल गांधी जी हो, ये जो भी शीर्ष नेतृत्व है, अगर जिसने बयानबाजी कर रहा है ब्रजेश जी, अगर वो अपने आप को उनसे बड़ा नेता समझता है, तो मैं अपने साथी से कहूंगा कि भाई तुम खेत प्रकट कर दो। और देखिए, रहा सवाल, अभी आपने कहा ना समाजवादी पार्टी ने दीवार खड़ी कर रखी है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने दीवार खड़ी कर रखी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने दीवार खड़ी कर रखी ब्रजेश जी भारतीय जनता पार्टी के लिए। एंटी बीजेपी जो भी हो, उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है, वो आए, उसका स्वागत। नहीं, आप सुन नहीं पाए। मैंने कहा था क्या आप दीवार बन के खड़े हो जाओगे? बिल्कुल कतई दीवार नहीं बनी। मैंने कहा ना, दीवार एंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए, एंटी भारतीय जनता पार्टी जो भी है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, सिद्धांतों से मोर्चा लेते दिख रही है, उसका स्वागत है, वो आए। और अभी हमारे भाई कह रहे थे 80 के 80, ये बिल्कुल सही है ब्रजेश जी। इंडिया परिवार 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रहा है, क्योंकि इंडिया परिवार में डेमोक्रेसी है और एनडीए में ऑटोक्रेसी है। एक तंत्र है वहां पे, वन मैन शो, वन मैन आर्मी। वहां जो उन कह देंगे वही जो है शासनादेश है, उनका आदेश ही शासनादेश। बहुत शुक्रिया। अंशु अवस्थी, अब आप बोलिए, क्या कह रहे थे, क्या ऑब्जेक्शन था आपका? देखिए ब्रजेश जी, जो बीजेपी के हमारे साथी बोल रहे थे कि हमने इतनी मेहनत की है, गरीबों के बीच में गए हैं, हम तो कहते हैं कि उनके ये रोजगार की बात क्यों नहीं करते, राशन की बात करते हैं। राशन मिलना चाहिए, उससे पहले भी राशन मिलता था, उससे पहले भी राशन 1 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल मिलता था। लेकिन आपने रोजगार तो घटा दिया। आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या हो गई? 2 इन्वेस्टर्स मीट किया आपने। एक में कहा 4,28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, एक में कहा 5.5 लाख करोड़ का आएगा। डिफेंस मीट किया आपने। फायदा क्या हुआ प्रदेश के नौजवानों को? आप सब प्राइवेटाइजेशन लिए चले आ रहे हो, किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। दलित को, पिछड़े को रिजर्वेशन किस में मिलना था? सरकारी नौकरियों में तो मिलना था। उन 3% नौकरियों को भी खत्म करने में लगे हो जो सरकारी नौकरियां थी, और आप कह रहे हैं कि गरीब बस्तियों के बीच में जा रहे हैं, गरीब लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखिए, झूठ बोलना आसान है, चैनल पर झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये बात आप गरीब बस्तियों के बीच में जाके, गरीब लोगों के बीच में जाके बोल नहीं सकते, क्योंकि युवा आपसी मतभेद आप कब तक सुलझा लेंगे? आपसी मतभेद ब्रजेश जी कोई है ही नहीं। हम तो भारतीय जनता पार्टी से ये कहते हैं कि भाई आप इतनी चिंता हमारी क्यों कर रहे हो? हम अपनी चिंता स्वयं कर रहे हैं। आपको जिम्मेदारी इस प्रदेश के लोगों ने, इस देश के लोगों ने, इस देश के युवाओं की चिंता के लिए दी थी, किसानों के लिए दी थी, उनकी चिंता करिए। भाई हर कोई अपने दुश्मन के बारे में चिंता करता है, दिमाग में रखता है, वो भी रखे हैं।
3 कोई गलत काले थोड़ी कर रहे कानून हो। लेकर आए किसान, आप भी 1.5 उनकी साल चिंता करो दिल्ली में कि उनके बैठे यहाँ रहे। झंझट हो। प्रधानमंत्री आवास से कुछ दूर पर बैठे रहे, बात आप तो पूछ भी नहीं रहे हो कि राजभर की शपथ कब हो रही है, आप तो पूछ भी नहीं रहे हो। नहीं, ऊर्जा को मलिक साहब कितनी बार से परेशान है, 3-4 बार टेलीफोन भी किए आपस में कोई विवाद नहीं कि है। राजभर की शपथ कब है। ब्रजेश मैंने जी, कहा हम होगी तो बुला लेंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं, आईना, कि आपने जो एमएसपी का वादा किया था उसका क्या हुआ, उसकी चिंता करो, हम भी कर रहे हैं। आपने इस देश की बेटियों को रिजर्वेशन देने की बात की और फिर से झुंझुना पकड़ा दिया 2029 तक। राजेश चौधरी जी बताएं यहाँ पर कि आरक्षण का, महिला आरक्षण का जाति या जनगणना से क्या लेना देना है, आप क्यों नहीं लागू करते हैं? क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। ठीक है, 1 सेकंड अब आप रुकिएगा। राजेश चौधरी जी, क्या महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित हुई है उसमें ओबीसी समाज की महिलाओं को कोटा मिलना चाहिए आरक्षण या नहीं? देखिए, आरक्षण पर जो कानून देश के माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार लेके आई है वो अपने आप में पूर्ण है। क्या पूर्ण है और उसमें? ये बात लेट हिम कंप्लीट ना, आपको टाइम देंगे। सुनिए, हाँ बोले। ये 55 साल सरकार में रहे अंशु जी, इन्होंने क्यों नहीं ले आया है कानून? तो आपका ये इन्होंने मत है कभी कि कोशिश ओबीसी की? के लिए कोई अलग से आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? अरे महिलाओं के लिए आरक्षण है, उसमें सर्व समाज की महिलाएं आएंगी, ओके, सब आएंगे। ठीक, ये तो किसी ओके। प्रकार का आरक्षण लागू अंशु, नहीं अब कर आप रहे। जवाब दे सकते हैं। देखिए, अंशु अवस्थी, ठीक, थैंक यू राजेश जी। हाँ, अंशु आप बोलिए। अंशु, आपका 20 सेकंड बचे हैं बस। थैंक यू राजेश जी, शुक्रिया। थैंक यू। इस 20 प्रदेश सेकंड। के और देश के लोग इस डिबेट को देख रहे हैं। भाजपा का जो चेहरा है वो निकल कर आ गया। आप जो भारतीय संविधान की मंशा है पार्लियामेंट के लिए, जो रिजर्वेशन होना चाहिए, चाहे वो महिलाओं के लिए है या दूसरे लोगों के लिए है, उसमें आप जातीय प्रतिनिधित्व की बात क्यों नहीं करते हैं? और फिर आप कहते हैं कि हम ओबीसी के लिए बहुत काम कर शुक्रिया रहे हैं। केपी मलिक साहब। झूठ बोलना बंद करिए, आप एक्सपोज हो चुके हैं, एक्सपोज। थैंक यू, बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब। आप अगला राजनीतिक समीकरण उत्तर प्रदेश में क्या देख रहे हैं? दूसरा, क्या आपको लगता है कि मायावती विपक्ष के साथ चली जाएंगी या एनडीए का हिस्सा बनेंगी, या फिर उसी तरह लड़ेंगी जो जैसे उन्होंने 2022 का असेंबली वाला चुनाव लड़ा था? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक समीकरण बनेगा उसमें गठबंधन कहीं न कहीं अच्छी पोजीशन में आएगा और अंततः मायावती जी भी गठबंधन के साथ ही आएंगी, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि 2019 में भी वो साथ में आई थी और कहीं ना कहीं इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। इसीलिए आप देखेंगे पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में मंथन चला, पीछे मोहन भागवत जी आए, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी भी उसी तर्ज पे अपनी तैयारी कर रही है। अब वो उसमें कितना कामयाब होती है ये तो समय बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि गठबंधन के साथ मायावती जाएंगी, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए और आप सब ने अपने अपने विचार आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत किए। बहन भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया और हम मायावती के नेक्स्ट पॉलिटिकल मूव पर नजर रखेंगे। नमस्कार।